तो स्वागत है आप लोगों का विकास भैया क्लासेस में। आज हम लोग करने वाले हैं कौन सा मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 किसका, तो वही एजुकेशन का। तो शायद एक ही वीडियो में है, मर्ज कर देंगे। तो देखो विवरणात्मक प्रश्न है, तो यहाँ पर भी देखो 10 मार्क्स के वही 3 क्वेश्चन आएगा और 2 करना होगा, तो यहाँ पर बताएंगे नहीं। पहले हम लोग क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, जो कि अभी करेंगे हम लोग। वैदिक शिक्षा प्रणाली के गुण एवं अवगुण को लिखिए। बौद्धिक शिक्षा के उद्देश्य एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 3 में से कोई भी 2 लिखना है, ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न है जो कि आएगा 5 मार्क्स का, इसको लिखने को 1 पेज, ठीक है, या फिर 100 शब्द या फिर 10 लाइन। मनोविज्ञान के विकास के विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। शिक्षा और मनोविज्ञान के आपसी संबंध को दर्शाइए। नारी शिक्षा के विकास में विद्यासागर की भूमिका क्या थी, ठीक है। शिक्षा का व्यापक अर्थ से आप क्या समझते हो। अभिवृद्धि और विकास के बीच कोई 2 अंतर बताओ। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करो। बौद्ध शिक्षा प्रणाली के किन्हीं 2 अवगुणों का उल्लेख करो। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के प्रमुख केंद्र क्या थे। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सब 7 गो दिया रहेगा, 5 गो करना है। राजा राममोहन रॉय की आधुनिक भारत का जनक क्यों कहा जाता है। राममोहन राय को किन किन भाषाओं का ज्ञान था, ये सब क्वेश्चन आ रहा है। चलो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अभिवृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। अभिवृद्धि अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत बच्चे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को समझने के लिए आवश्यक है। ये सिद्धांत बताते हैं कि बच्चों का विकास एक क्रमबद्ध और सतत प्रक्रिया है। देखो अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत कभी कभी हम लोग को इंग्लिश ही पढ़ना पड़ता है, क्या कि इंग्लिश बहुत कुछ हिंदी में समझ में नहीं आता। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हाँ, तो अभिवृद्धि मतलब क्या हो गया, तो ग्रोथ, ठीक है। वृद्धि मतलब ग्रोथ। तो वृद्धि और विकास का सिद्धांत देखो क्या क्या है सिद्धांत में। समान प्रतिमान सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या बोलता है, सही बच्चों का विकास एक समान क्रम में होता है, लेकिन उनकी गति अलग अलग होती है। सभी का बच्चों का विकास तो होता ही है, लाइन से होता है। पहले इतना अच्छा था, फिर इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा, लेकिन सबका स्पीड अलग है। कोई बच्चा बहुत तेजी से सीख जाता है, कोई बच्चा स्लो स्लो सीखता है, लेकिन क्रम सही होता है। ये सीखेगा, ये सीखेगा, ये नहीं कि 2 का पहाड़ा के बाद सीधा 10 का पहाड़ा, नहीं, बीच का 2 3 4। हालांकि आप लोग को 2 का याद होता है, 10 का याद होता है, 5 का याद होता है, 20 का नहीं याद होता है। सामान्य से विशेष की ओर, तो देखो ये क्या है, पहले बच्चे सामान्य गतिविधियां करते हैं और फिर धीरे धीरे विशिष्ट कार्य करना सीखते हैं। आप लोग भी पहले छोटा छोटा सवाल मैथ में आसान आसान सवाल बनाना सीखते हैं, उसके बाद थोड़ा हार्ड हार्ड सवाल आता था 10 क्लास में हम लोग जो किए हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग ज़्यादा सीखते हैं। सतत विकास का सिद्धांत, तो विकास का जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक चलते रहता है, लेकिन गति में परिवर्तन होता है। विकास क्या होता है, सतत विकास का सिद्धांत। जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो पूरा जिंदगी भर चलते रहता है, लेकिन होता क्या है, जब बचपन हम लोग का चलता है, किशोरावस्था तक बहुत तेजी से होता है, उसके बाद धीरे धीरे होने लगता है और बुढ़ापा में तो बंद ही हो जाता है। हालांकि कुछ लोग का चालू रहता है, बहुत जन का बंद हो जाता है। बुढ़ापा में वो लोग सीखना बंद कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में बहुत तेजी से होता है, फिर आस्ते हो जाता है, ऐसे विकास हो रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में तेज और फिर बाद में कम जाता है। यह सिद्धांत क्या है, परस्पर संबंध का सिद्धांत। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास एक दूसरे से जुड़े होते हैं। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास, अगर शारीरिक विकास होगा तो हम लोग का मानसिक भी ठीक रहेगा, ठीक है। हम लोग का अगर शरीर ठीक है, स्वस्थ है हम लोग का, तो मानसिक भी ठीक रहेगा। और अगर दिमाग ठीक है तो हम लोग का सामाजिक विकास भी ठीक से होता है। तो ये क्या है, तीनों एक दूसरे से संबंधित है। यह है हम लोग का विकास का सिद्धांत। भिन्नता का सिद्धांत, ये क्या है, हर बच्चे का विकास अलग अलग गति से होता है, ये पहले ही था। विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास सिर से पैर की ओर और केंद्र से परिधि की ओर बढ़ता है। क्या पता क्या लिखा है, विकास सिर से पैर की ओर और केंद्र से परिधि, इसको हटाइए, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, सभी बच्चों का विकास अलग अलग तरीकों और अलग अलग समय में होता है। वंशानुक्रम और पर्यावरण का प्रभाव, विकास में आनुवांशिकता और परिवेश दोनों की भूमिका होती है। देखो अगर कोई बच्चा बड़ा हो रहा है, वो कैसा होगा ये उसके परिवेश पर निर्भर करता है, और उसका शरीर का गठन कैसा होगा वो तो उनके मम्मी पापा का शरीर कैसा है, उन दोनों के शरीर को मिलाकर उसका शरीर बनता है। तो जो उसका शरीर है, उस शरीर का विकास तो आनुवांशिक होगा, ठीक है, जेनेटिक होगा, लेकिन और क्या क्या होगा तो उसके परिवेश पर निर्भर करता है और कैसा बनेगा। अगर आसपास पढ़ने वाले बच्चे जाए तो वो भी पढ़ने में तेज होगा। अगर आसपास खाली सब गांजा बीड़ी पीने वाले हैं, दारू वारू पीने वाले हैं, तो ज़्यादा संभावना है कि ये भी वैसा ही बन जाएगा, ठीक है। तो परिवेश का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है उसके ऊपर। परिपक्वता और अधिगम का संबंध, बच्चा तभी नई चीज़ें सीख सकता है जब वह शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो। परिपक्वता और अधिगम का संबंध, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत,
प्रारंभिक विकास को देखकर भविष्य के विकास का अनुमान लगाया जा सकता है कि बच्चा बचपन में जब बच्चा होता है, हम बोली शुरुआत में कि बच्चा जब है, बच्चा लोग को ये देखकर पता चल जाता है कि वो बाद में कैसा होने वाला है। ठीक है, वैदिक शिक्षा प्रणाली के गुण एवं अवगुण को उल्लेख कीजिए। तो देखो वैदिक शिक्षा प्रणाली क्या है। तो वैदिक शिक्षा प्रणाली प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण शिक्षा व्यवस्था थी। जब वैदिक काल चल रहा था उस समय कैसे पढ़ाया जाता था बच्चों को। ठीक है, तो जिसमें आध्यात्मिक, नैतिक और व्यवहारिक शिक्षा पर जोर दिया जाता था। ठीक है, उस समय किसमें दिया जोर दिया जाता था? आध्यात्मिक। ठीक है, अपने बारे में जानना, भगवान के बारे में जानना, तो ये सब आध्यात्मिक शिक्षा। नैतिक, इंसान अच्छा बने। और व्यवहारिक शिक्षा कि हम लोग को ज़िंदगी में जो जो काम करना पड़ता है वही सब के बारे में वहाँ पे पढ़ाई होता था। लेकिन आजकल क्या होता है, जो हम लोग पढ़ते हैं और जो हम लोग ज़िंदगी में काम करते हैं उससे कोई लेना दूर दूर का नाता नहीं होता, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो वैदिक शिक्षा ठीक था। वैदिक शिक्षा प्रणाली के गुण क्या क्या थे? निःशुल्क शिक्षा। उस समय का जो शिक्षा होता था एकदम फ्री में। ठीक है, गुरुकुलों में जो शिक्षा निःशुल्क होती थी और इसका खर्च जो होता था समाज द्वारा दान से चलाया जाता था। बच्चों को भेजा जाता था, जाओ घर घर जाके पैसा वैसा मांग के लाओ, भिक्षा से चलता था उसका ट्यूशन। ठीक है, यही अच्छा है। ठीक है, हम आप लोग को फ्री में पढ़ाएंगे और आप लोग क्या कीजिएगा, अलग अगल बगल से हम लोग पढ़ाई करते हैं, थोड़ा पैसा दीजिए, पढ़ाई करते हैं। ठीक, अगल बगल घर से दान करके लाइएगा। ठीक है, व्यापक उद्देश्य, इसमें नैतिक, शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक विकास पे जोर दिया जाता था। ठीक है, अनुशासित जीवन, इस समय क्या होता था, जीवन और शिष्य दोनों कठोर अनुशासन का पालन करते थे। व्यापक पाठ्य चर्चा, शिक्षा में वेद, साहित्य, धर्म, दर्शन, योग और नीति शास्त्र शामिल थे। ठीक है, व्यापक पाठ्य चर्चा बहुत अच्छा उसका उसमें पाठ्यक्रम था। गुरु शिष्य संबंध, उस समय शिक्षक और छात्र के बीच मधुर संबंध होते थे जिससे बेहतर शिक्षण संभव होता था। दोनों साथ साथ रहते थे उस टाइम। ठीक है, इसका अवगुण क्या था, खराबी क्या था? तो राज्य का उत्तरदायित्व नहीं, शिक्षा की जिम्मेदारी केवल गुरुओं पर थी जिससे यह एक समान नहीं था। ठीक है, वो गुरु ही जाके क्या करता था, खोलता था। राजा पैसा नहीं देता था, हालांकि होना क्या चाहिए था, राजा से पैसा आना चाहिए था। स्त्री शिक्षा की कमी थी उस टाइम, महिलाओं के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं थी। जन शिक्षा का अभाव, समाज के सभी वर्गों को समान शिक्षा का अधिकार नहीं था, विशेषकर शूद्रों को तो पढ़ाया नहीं जाता था। रटने पर अधिक बल दिया जाता था, छात्रों को ज्ञान याद कराने पर जोर दिया जाता था जिससे रचनात्मक कम होती थी उस टाइम। कठोर अनुशासन था, गुरुकुलों में सख्त अनुशासन था जिससे छात्रों पर मानसिक दबाव पड़ता था। ठीक है, तो ये सब क्या था, वैदिक टाइम के जो पढ़ाई होता था उसका खराबी था। बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखो बौद्ध शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नैतिकता, अनुशासन, आत्मसंयम और आध्यात्मिक उन्नति पर आधारित था। यह शिक्षा जीवन को सरल, अनुशासित और मानवता के कल्याण के लिए प्रेरित करती थी। देखो बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य और विशेषता हम लोग जानेंगे। देखो उद्देश्य क्या है, आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। नैतिक मूल्यों का विकास करना इसका उद्देश्य था। मूल्य क्या होगा, जब हम बनाएंगे अपना वीडियो, किस पर वीडियो बनाएंगे, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो उसमें हम सिखाएंगे आप लोग को कि मूल्य क्या होता है। ठीक है, वैल्यूज बड़ा बढ़िया चीज़ है मूल्य। सामाजिक सेवा और अहिंसा की भावना को उत्पन्न करना, समाज सेवा और अहिंसा की भावना की, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। बौद्ध का बहुत अच्छा विचार है अहिंसा वाला। ठीक है, कि किसी को मारना वारना नहीं है, समाज का सेवा करना, ये सब भावना को उत्पन्न कराया जाता था। उत्पन्न कराना क्या था, उद्देश्य था। व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना, ये उनका उद्देश्य था कि हम लोग जो जीवन में करते हैं उसी पर शिक्षा दिया जाए। ठीक, समानता और बंधुत्व की भावना को बढ़ावा, कि हम सब कोई समान है, हम लोग भाई भाई है, ऐसा बढ़ावा दिया जाता था। विशेषता क्या क्या था, सभी के लिए शिक्षा था। जाति, धर्म और लिंग भेद के बिना सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाता था। लोक भाषा में शिक्षा दिया जाता था, पाली भाषा में। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़े। गुरु शिष्य परंपरा था, शिक्षा गुरु के आश्रम में, मठों में दी जाती थी। व्यवहारिक ज्ञान, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, गणित, राजनीति और शिल्प कला की शिक्षा दी जाती थी। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, जो प्रारंभिक शिक्षा बिना किसी शुल्क की दी जाती थी, बिना पैसा का दिया जाता, जबकि उच्च शिक्षा के लिए कुछ शुल्क लिया जाता था, थोड़ा सा। अनुशासन और आत्मसंयम, गुरु और शिष्य दोनों अनुशासन का पालन करते थे। शिक्षण पद्धति श्रवण, मनन और निधिध्यासन, अर्थात हम लोग क्या करते थे, गुरु बोलते थे, हम लोग सुनते थे, सुन के उसका मनन करते थे। अच्छा ये सब बोले थे, ये बात मनन करना, मतलब उसके बारे में सोचना अच्छे से। ठीक है, बड़े विश्वविद्यालयों की स्थापना, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र स्थापित किए गए थे। कब, बौद्धिक काल में। देखो यहाँ पे सबसे जरूरी है मनन। हम लोग आजकल यही नहीं करते, पढ़ाई तो करते हैं लेकिन मनन नहीं करते, पढ़ाई के बारे में सोचते नहीं है, क्योंकि सोचने वाला टॉपिक ही सब नहीं मिलता है।
जब मनन करेंगे तब हम लोग का बौद्धिक क्षमता विकास होता है। ठीक है, हम लोग बस ट्यूशन में जाके वो भी नहीं पढ़ते हैं, स्कूल में जाके वो भी नहीं पढ़ते हैं। एग्जाम का एक दिन पहले है तो भैया वीडियो दीजिए, भैया वीडियो डालिए। ठीक है, और ये जो बहुत जरूरी चीज़ है मनन, हालांकि हम भी नहीं किए हैं ये सब। बकने से क्या होता है, हम भी बक दे रहे हैं अभी, हालांकि हम भी किए नहीं है ये सब। 11 क्लास में तो और नहीं, आप लोग ये 2 दिन का क्लास भी कर रहे हैं, वो भी नहीं करते थे। ठीक है, एग्जाम में हिंदी इंग्लिश दोनों लिख के लाए थे उन्हें। छोड़ो, क्या बताएं, नहीं बताएंगे। देखो, मनोविज्ञान के विकास के विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो मनोविज्ञान के विकास के विभिन्न चरणों में बांटा गया है, जिनमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था प्रमुख है। देखो, शैशवावस्था क्या होता है, यह जीवन की प्रारंभिक अवस्था होती है। 0 से 6 साल अलग अलग समय है। ठीक है, 0 से 5 साल, 0 से 2 साल, 0 से 3 साल, सब अलग अलग बात बोलता है। तो यहाँ पे 0 से 6 साल लिखा हुआ है। तो और इससे पहले जो पेपर 1 में हम बताएंगे कि बताए हैं 0 से 1, 2 साल का होता है, 0 से 2 साल, जिसमें बच्चा तेज से शारीरिक, 0 से 5 लिख दीजिएगा। ठीक है, जिसमें बच्चा तेज से शारीरिक और मानसिक विकास करता है। इस दौरान सीखने की क्षमता अधिक होती है और बच्चा अपने आसपास की दुनिया को समझने लगता है और आसपास देखकर ही सीखता है। ठीक है, बाल्य अवस्था, इससे अनोखा काल कहा जाता है क्योंकि इस दौरान बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास होता है। बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है, समूह बनाना शुरू करता है और सक्रिय रूप से खेल कूद वह सीखने की प्रक्रिया होती है। और ये बच्चा का सबसे बढ़िया समय होता है। कुछ चिंता नहीं, दिन भर खेलना है, दिन भर खेलना है और दिन भर खेलना ही है। ठीक है, खेलना है, खाना है, खेलना है, खाना है, पढ़ना भी नहीं है। तो वो बहुत अच्छा होता था बाल्य अवस्था। हालांकि उस टाइम थोड़ा देर पढ़ाना चाहिए था, और उस टाइम पढ़ने बैठा तो बाद में जाके थोड़ा मन लगता है पढ़ाई में। देखो, ये किशोरावस्था जिसके बारे में बात हुआ ही है। किशोरावस्था क्या होता है, यह जीवन की जटिल अवस्था होती है, जिसे आंधी और तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो आप समय में है, ये क्या आंधी और तूफान का समय भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इस समय बहुत जल्दी जल्दी ऐसा ऐसा चीज होता है कि क्या ही कहा जाए। इसमें आप लोगों को पता ही है क्या क्या होता है। इसमें बच्चा शारीरिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है और मानसिक रूप से स्वतंत्र होने की कोशिश करता है, कि हमको किसी के कोई बोले नहीं। ठीक है, हमको जो करने का मन करे वो करेंगे। तो ये होता है स्वतंत्रता, मानसिक रूप से स्वतंत्रता। इस समय संवेगात्मक और सामाजिक परिवर्तन बहुत तेजी से होता है। इतना तेजी से होता है कि बच्चा संभाल ही नहीं पाता है, क्या हो रहा है, अजीब सा। ठीक है, तो ये था हम लोग का 10 मार्क्स का 3 क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग आते हैं 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पर। शिक्षा और मनोविज्ञान के आपसी संबंध को दर्शाइए। तो शिक्षा और मनोविज्ञान का गहरा संबंध है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति के व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया को समझना और सुधारना। मनोविज्ञान यह बताता है कि छात्र कैसे सीखते हैं, उनकी मानसिक प्रक्रियाएं कैसी होती हैं और उनके विकास के विभिन्न चरण क्या क्या है। तो देखो, सीखने की प्रक्रिया, मनुष्य यह समझने में मदद करता है, मनोविज्ञान यह समझने में मदद करता है कि बच्चे किस तरह से सीखते हैं, उन्हें कैसे पढ़ाया जाए। ये तो ये विज्ञान है, मन का विज्ञान है मनोविज्ञान। ठीक है, कैसे मन हमारा काम करता है, कैसे मन हमारा सीखता है, ये सब सीखने की प्रक्रिया इसमें दिया जाता है। प्रेरणा, मनोविज्ञान यह बताता है कि बच्चों को अध्ययन के लिए कैसे प्रेरित किया जा सकता है। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताएं, हर छात्र अलग अलग होता है, इसलिए शिक्षकों को उनकी क्षमताओं के अनुसार पढ़ाने की विधियां अपनानी चाहिए। आप लोग बहुत अच्छे समझते होंगे। ठीक है, कि सबका अलग अलग क्षमता होता है। मानसिक व्यवस्था, मनोविज्ञान छात्रों के तनाव और अन्य मानसिक समस्याओं को समझने में मदद करता है ताकि वे बेहतर सीख सकें। नारी शिक्षा के विकास में विद्यासागर की भूमिका क्या थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 19वीं शताब्दी में नारी शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े ही होंगे। उन्होंने बेथ्यून स्कूल को संभाला और समाज के प्रतिष्ठित लोगों को अपनी बेटियों को वहां भेजने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका विद्यालयों की स्थापना की और नारी शिक्षा के आर्थिक संकट को हल करने के लिए नारी शिक्षा भंडार की स्थापना की। और सरकार से सहायता नहीं मिलने पर उन्होंने अपने जीवन भर के पैसे को वहाँ पर दे दिया, और वहाँ के शिक्षकों को पैसा देने के लिए वे अपने पैसे को देते थे। ठीक है, सरकार से पैसा नहीं आता था तो वो क्या करते थे, अपने पैसे को शिक्षकों को वेतन के रूप में दे देते थे। विद्यासागर का मानना था कि शिक्षा से ही महिलाओं का समाज में सम्मान मिलेगा। तो जो महिलाएं इसको देख रही हैं, आप लोग पढ़िए, समझिए ठीक से कि आप लोग को पढ़ना चाहिए। हालांकि अभी महिलाएं पढ़ने में लड़कों से ज़्यादा आगे हैं। उनके प्रयासों से बंगाल में महिला शिक्षा को नई दिशा मिली। ठीक है, शिक्षा का ये व्यापक अर्थ से क्या समझते हो? तो शिक्षा का व्यापक अर्थ, ये तो क्वेश्चन बता दिए हम। देखो, इसका पेपर हमको बहुत छोटा लग रहा है। ठीक है, कहीं कि 10 मार्क्स का वहाँ पे 2 ही को लिखना है, 5 मार्क्स यहाँ पे 2 ही को लिखना है, फिर 2-2 मार्क्स का 7 को लिखना है, 5 को लिखना है। तो पेपर बड़ा छोटा लग रहा है, जल्दी हो जाना चाहिए। शिक्षा का व्यापक अर्थ केवल स्कूल या किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करती है। इसमें औपचारिक,
अनौपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा शामिल होती है। यह समाज में नैतिक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देती है और व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनने में मदद करती है। तो शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? इसमें औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा शामिल होती है, हर तरह की शिक्षा, ठीक है। और व्यापक अर्थ से क्या समझते हो? शिक्षा का 3 तरह का अर्थ होता है, तीनों अर्थ में तो नहीं जाएंगे, लेकिन शिक्षा का व्यापक अर्थ है कि आपका जो शिक्षा सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है, शिक्षा जीवन भर तक है। जब आप जन्म लिए तब से लेकर के जब तक आप मरे नहीं, तब तक क्या होता है, आपके जीवन में शिक्षा चलते रहता है, आप लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो इसको बोलते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ, ठीक है। इसमें क्या होता है, नैतिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, ठीक है। तो शिक्षा का व्यापक अर्थ ये है कि हम लोग जब से जन्म लिए और जब तक मरे नहीं, तब तक हम लोग सीख ही रहे हैं, ठीक है। अभिवृद्धि और विकास के बीच में 2 अंतर बताएं। देखो, अभिवृद्धि क्या होता है, हम लोग अभी पढ़े थे ना, अभिवृद्धि, ग्रोथ क्या है? यह केवल शरीर में होता है, शरीर के आकार, लंबाई और वजन में वृद्धि को दर्शाता है। और विकास क्या होता है? विकास मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक प्रगति को शामिल करता है कि आप लोग दिमागी रूप से कितना अच्छा हो, उसको बोलेंगे डेवलपमेंट। शरीर से लंबाई बढ़ गया तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रोथ हुआ। लेकिन दिमाग बढ़ गया, माने आप पहले से ज़्यादा अच्छा हो गए हैं दिमाग के लेवल पे, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि आपका डेवलपमेंट हुआ है। अभिवृद्धि सीमित समय तक होती है। अभिवृद्धि जो है, ग्रोथ जो होता है, कुछ वही कब तक होता है? आपका लंबाई कब तक बढ़ेगा? 18 साल, 19 साल, ठीक। लेकिन जो डेवलपमेंट है, ये पूरा जीवन भर चलते रहता है। तो ये हो जाएगा 2 अंतर। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारक का उल्लेख कीजिए। तो देखो, वृद्धि, अनुवांशिकता, माता पिता से प्राप्त शारीरिक और मानसिक विशेषताएं वृद्धि और विकास को प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो माता पिता से ही प्राप्त होता है शारीरिक विशेषता और मानसिक विशेषता भी कुछ। और पर्यावरण, हम लोग के आसपास का पर्यावरण, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे परिवार, समाज, शिक्षा, भोजन, रहन सहन की स्थिति भी वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है, ठीक है। हम लोग कैसे रह रहे हैं, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं। बौद्ध शिक्षा प्रणाली के किन्हीं 2 अवगुणों को लिखो। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली हम लोग देखें ना, तो यह शिक्षा संन्यास और भिक्षु जीवन पर अधिक ध्यान देती थी, जिससे समाज के व्यवहारिक जीवन में रुचि कम हो जाती थी। और इसमें व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा का अभाव था, जिससे आजीविका चलाने के लिए व्यवहारिक ज्ञान नहीं मिल पाता था। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के प्रमुख केंद्र क्या क्या थे? तो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के प्रमुख केंद्र मदरसा और मकतब थे। मदरसों में उच्च शिक्षा दी जाती थी, जबकि मकतब प्राथमिक शिक्षा के लिए होते थे। प्रमुख शिक्षा केंद्र दिल्ली, आगरा, लखनऊ और कश्मीर में थे, जहाँ इस्लामी दर्शन, गणित और विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक क्यों कहा जाता है? राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक किस लिए कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, नारी शिक्षा का समर्थन किया, धार्मिक सुधार, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा, आधुनिक विचारधारा का प्रसार किया। तो ये पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने इन सब बातों पर ध्यान दिया था। इसलिए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कर भारतीय समाज को प्रगतिशील बनाया था। सबसे पहले हम लोग राजा राममोहन राय के बारे में पढ़ते हैं। राजा राममोहन राय को किन किन भाषाओं का ज्ञान था? तो ये बहुत सारे भाषा जानते थे। राजा राममोहन राय को संस्कृत, फारसी, अरबी, हिंदी, बंगाली, अंग्रेजी और ग्रीक जैसी कई भाषाएं आती थी, और भी बहुत सारा भाषा है। वे बहुभाषावादी थे, बहुभाषाविद थे, और उन्होंने इन भाषाओं में अध्ययन कर समाज सुधार के लिए कई ग्रंथ लिखे। और ये पढ़ाई इतना सारा भाषा क्यों सीखे? क्योंकि ये सभी चीज़ पढ़ना चाहते थे। उन सब की चीज़ों को भी पढ़ने के लिए उन्होंने इतना सारा भाषा सीखा। तो हमको थोड़ा इतना आसान है कि हमको लग रहा है कि कुछ कुछ क्वेश्चन छूट ही गया है इसमें से, मैंने इतना जल्दी खत्म हो गया, ठीक है, बस 18 मिनट में। तो यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है, जो इंग्लिश मीडियम के है वो इंग्लिश मीडियम यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। और ठीक है, तो बस और कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हम सुबह सुबह वीडियो बना देंगे, ठीक है। तब तक के लिए।